गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी जिसमें हमने वायरस टॉपिक को स्टार्ट किया था, उस वायरस टॉपिक के रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस पर हम बात कर चुके थे। इसकी केमिकल कंपोजिशन जो था उसमें हमने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं। बेसिकली वायरस को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए उसके दो पार्ट्स को हम देखते हैं। एक है उसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट, और वायरस के केस में कुछ कॉम्प्लेक्स वायरसेस स्ट्रक्चर के ही अंदर न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉर्मली वायरस जो है उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होता है। हमने ये भी बात की थी कि अगर डीएनए प्रेजेंट है किसी भी वायरस के अंदर तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सी वायरस, और अगर आरएनए प्रेजेंट होता है तो उसे हम राइबो वायरस के नाम से जानते हैं। देन एलएमटी क्लासिफिकेशन तक हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का। वायरस का ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक वायरस किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है या उसका संचरण किन किन विधियों से होता है। बेसिकली इन केसेस के अंदर जो हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन एक्सटर्नल कैरियर्स के बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई बाह्य कारक हैं जो कि वायरस का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन करते हैं। तो वायरस के संचरण की विधियाँ ज़्यादातर जनरली इसमें जो क्वेश्चन बनता है वायरस के केस में, या तो वो उसके केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे बनेगा और या फिर ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पर बनता है। तो देखते हैं कि वायरस का संचरण एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से होता है या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ ट्रांसमिशन के कुछ मेथड हैं, जैसे फर्स्ट है ग्राफ्ट ट्रांसमिशन, सेकेंड है ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन, थर्ड है ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग, यानी घर्षण या किसी भी तरीके की कोई रगड़न है, उस रगड़न के कारण ट्रांसमिशन होता है वायरस का। देन ट्रांसमिशन बाय स्प्रेइंग, ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट, ट्रांसमिशन थ्रू सॉइल एंड सीड्स, ट्रांसमिशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगोल्स, transmission through pollen grains, transmission through fungi and insects and transmission through agriculture tools। ये तो बेसिकली जो हमको देखने को मिलते हैं जनरली, ये मैं जनरल कैरेक्टर्स के बिहाफ पर आपसे बात कर रही हूँ। आपको इसके अलावा भी और भी कोई टॉपिक्स मिलते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले है ग्राफ्ट ट्रांसमिशन। ग्राफ्टिंग आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं किसी भी प्लांट के। तो जो कटिंग एरिया होता है उस कटिंग एरिया से वायरस जो है वो अंदर एंटर करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गुलाब की कलम आपको लगानी है, तो आप जब गुलाब की कलम की कटिंग करते हैं तो उस कटिंग को इस टी शेप में किया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि गुलाब की कलम का कटिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीज़र यूज़ किया जा रहा है, जो नाइफ़ यूज़ किया जा रहा है, तो वो नाइफ़ और सीज़र जो है वो अगर किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड है या किसी और प्लांट को हमने कटिंग करने के बाद में इसे दूसरे प्लांट के लिए यूज़ किया है, तो जो हमने फर्स्ट कटिंग की है, पहले वाले प्लांट की जो कटिंग की है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वहाँ से भी वायरस का ट्रांसमिशन इस दूसरे प्लांट में हो सकता है। और या फिर हमने जो यूज़ किया है, कोई भी नाइफ़ है या सीज़र है जो हमने यूज़ की है कटिंग के लिए ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में, तो उसके अगर कंटामिनेशन है, उसमें अगर किसी भी तरीके का वायरस का इन्फेक्शन है, तो वायरस का ट्रांसमिशन इस मैकेनिज्म के थ्रू हो जाता है। तो ग्राफ्ट ट्रांसमिशन हमेशा कटिंग एरिया से होता है, और कटिंग के अंदर जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करें, जो टूल्स यूज़ किया जाता है, उनके कारण भी हो सकता है, और या फिर जो टूल्स हैं वो खुद कंटामिनेटेड हों, वो किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड हों, तो वो आगे से आगे वायरस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन। यहाँ पर जो इंजेक्शन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट से हो सकता है, और इस इन्फेक्टेड प्लांट का जो सैप है, इन्फेक्टेड प्लांट सैप का मतलब होता है कि किसी भी, जब हमने इंजेक्शन हम तब लगाते हैं जब प्लांट की ग्रोथ हमें करवानी होती है, उसका ग्रोथ मैकेनिज्म जिसमें हम कोई आउटर ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी केस में किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, या स्टेम का विड्थ नहीं बढ़ रहा है, तने की मोटाई नहीं बढ़ रही है, तने की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में हमें बाहर से कोई हमें इंजेक्शन के थ्रू कोई ग्रोथ
हार्मोन्स या फाइटो रेगुलेटर्स हमें डालने पड़ते हैं। यहाँ हम इस केस में जो इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट के कांटेक्ट में आने के बाद में रीयूज़ किया जा रहा है, तो उस केस में ट्रांसमिशन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है। मान लीजिए आपने जो सिरिंज यहाँ काम में ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन्स के लिए या फाइटो रेगुलेटर्स के लिए, वो आपने पहले किसी और प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया है, और वो जिस प्लांट में इंजेक्ट किया है वो प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट था। तो उस इन्फेक्टेड प्लांट में जब आपने सिरिंज यूज़ किया तो उससे वायरस उस सिरिंज पर ट्रांसफ़र हुआ, और देन आपने जब उसे दूसरे प्लांट पर लेकर के गए तो उसके कारण वो वायरस का ट्रांसमिशन उस दूसरी जगह पर भी हो गया, दूसरे प्लांट में भी हो गया है। तो ये किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट के सैप यानी उसके रस, जो अंदर प्लांट रस प्रेजेंट होता है, प्लांट जूस प्रेजेंट होता है, उसके कारण ये ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग। फ्रिक्शन और रबिंग का मतलब है कि आपस में दो प्लांट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और उसमें मान लीजिए किसी फील्ड के अंदर इन्फेक्शन वायरस का हो रखा है। अगर वायरस का इन्फेक्शन किसी फील्ड एरिया पर है तो वहाँ पर जब दो प्लांट्स आपस में पास पास हैं तो हवा के कारण या विंड ब्लोइंग जो हो रहा है उसके कारण जब दो प्लांट आपस में टकराते हैं, तो टकराने पर एपिडर्मल टिश्यू जो होगा, क्योंकि प्लांट के आउटर सरफेस पर क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू, तो जो एपिडर्मल टिश्यू है वो क्रश हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। और उसके डैमेजिंग के कारण मान लीजिए कि कोई प्लांट है, पास वाला प्लांट तो बिल्कुल हेल्दी प्लांट है और दूसरा प्लांट जो है वो थोड़ा सा इन्फेक्टेड है, तो जैसे ही विंड ब्लोइंग होगा तो यहाँ पर दो प्लांट्स आपस में फ्रिक्शन करेंगे, आपस में रबिंग प्रोसेस होगा, और उस घर्षण के कारण, उस रगड़न के कारण एपिडर्मल टिश्यू डैमेज हो जाता है, और इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस जो है वो हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय स्प्रेइंग। स्प्रेइंग हम किसी फील्ड में कर रहे हैं, किसी में पेस्टिसाइड्स का हमने स्प्रेइंग किया है, इंसेक्टिसाइड्स का हमने ये स्प्रेइंग किया है, मतलब कोई कीटनाशक पदार्थ हमने छिड़का प्लांट्स के ऊपर, तो वहाँ पर जो स्प्रेइंग बॉटल है या जो हम लोग एक बड़ा टैंकर यूज़ कर रहे हैं स्प्रेइंग का, उसमें अगर वायरस का कंटामिनेशन हो गया है, वायरस से वो इन्फेक्टेड हो गया, किसी फील्ड में गया, उस फील्ड में वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट्स बहुत सारे थे, जिसके कारण वायरस जो था वो उस स्प्रेइंग टैंक के अंदर या बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। देन जब हमने दूसरे प्लांट्स पर उसको किया तो प्लांट में किसी भी तरीके की कोई वुंड होने के कारण, कोई घाव बनने के कारण, कोई लजाइन होने के कारण या एपिडर्मल टिश्यू के डैमेज होने के कारण ये वायरस उस हेल्दी प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है स्प्रेइंग मैकेनिज्म में। देन ट्रांसमिशन थ्रू अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई और ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन किसी एक होस्ट के अंदर था और जब उसने होस्ट चेंज किया, जैसे आपने पक्सीनिया पढ़ा था, तो पक्सीनिया के अंदर होस्ट चेंज हो रहा था, जो पक्सीनिया के अंदर जो हमारा फर्स्ट वीट था, उस वीट से बार्ले जो था, बार्बरीज लीफ, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा था, तो वो जो स्पोर्स बन रहे थे जो पक्सीनिया के अंदर, यूरिडोस्पोर्स, टेलिडोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, देन पिक्नीडियो और एशियोस्पोर्स बने थे, उस टाइम पर अगर उस प्लांट के अंदर, चाहे वो वीट प्लांट हो चाहे वो बार्बरी लीव्स हो, उन दोनों ही प्लांट के अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन हो रखा होता है तो वो उन स्पोर्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं दूसरे प्लांट्स में, तो ये कहलाता है हमारा अल्टरनेट होस्ट। देन ट्रांसमिशन थ्रू सॉइल एंड सीड्स। सॉइल एंड सीड का एग्जांपल तो अभी हमने आपको बता दिया कि पिक्नीडियोस्पोर्स, एसिडियोस्पोर्स, ये जो सीड्स बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, इनके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और कई बार जैसे मान लीजिए किसी भी प्लांट के अंदर, जैसे पक्सीनिया का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वीट की जब कटिंग हुई थी, जब गेहूं की कटाई हुई थी, तो जो टेलिडोस्पोर्स कन्वर्ट हुए थे बेसिडियोस्पोर्स में, वो बेसिडियोस्पोर्स कटिंग के बाद में सॉइल के कांटेक्ट में ही आए थे। तो ये जब स्पोर सॉइल के कांटेक्ट में आता है और इन्फेक्टेड होता है तो वो सारा वायरस का ट्रांसमिशन कहाँ हो जाता है, वो सॉइल के अंदर हो जाता है। तो उसके थ्रू वायरस एक सॉइल से होस्ट में जाएगा, किसी और प्लांट के अंदर जाएगा, और क्योंकि वो प्लांट सॉइल के कांटेक्ट में होगा तो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदरवाइज वो किसी और प्लांट के कांटेक्ट में आने के बाद उसके रूट एरिया से एंटर कर जाएगा, और रूट एरिया से एंटर करने के बाद प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है।
देन ट्रांसमिशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। वेजिटेटिव प्रोपेगल्स का मतलब होता है कि ये हमारे जब प्लांट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम कोई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल से ही बनी हुई होती है। तो एक गांठ जैसी संरचना बन गई है जिससे क्राउन पार्ट पर बन गया है या किसी भी रीजन पर बन गया है, देन वो उस मेन प्लांट से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद में नए प्लांट का डेवलपमेंट कर देता है। तो उस केस में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स बना है, एक सूक्ष्म प्रवर्ध जो बना है, कायिक प्रवर्ध, उस प्रवर्ध के अंदर वायरस ट्रांसफ़र हो चुका था जो कि पहले वाले प्लांट में प्रेजेंट था, तो वो वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिशन थ्रू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मतलब परागकण के थ्रू किस तरीके से वायरस जाता है। तो जो हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, आपको अच्छे से पता है कि परागण की प्रक्रिया जो है वो पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में हम अल्टरनेट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं और सेल्फ में प्लांट जिस जगह लगा हुआ है उसी एक फ्लावर प्लांट के अंदर, जैसे मान लीजिए 5 फ्लावर्स हैं, उस 5 फ्लावर्स में से एक फ्लावर्स के अंदर जब पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ तो वही 4th फ्लावर के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। पोलन ग्रेन्स आकर के उसी प्लांट के उसी फ्लावर पर गिर जाते हैं, तो वो हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस है। तो जो पॉलिनेशन का सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस में मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स या कोई बटरफ्लाई आकर के उस प्लांट के फ्लावर पर बैठा जो कि इन्फेक्टेड था, देन वो उसने पोलन ग्रेन जो है फ्लावर से जो रस लेते हैं वो लिया और उसके बाद में वो किसी दूसरे प्लांट पर चला गया, दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ से उसने पोलन ग्रेन को लिया और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स था उसने भी हेल्प की ट्रांसमिशन में और उसके साथ ही जो हमारा फ्लावर था उसमें भी पॉलिनेशन के थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट के पोलन ग्रेन किसी हेल्दी प्लांट के पोलन ग्रेन पर जाकर के किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर के अटैच्ड हो गए और उसने उस प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये जो है वो पोलन ग्रेन्स के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन थ्रू फंजाई एंड इंसेक्ट्स। फंगल हाइफा जो होता है उस फंगल हाइफा के अंदर, क्योंकि फंजाई कहाँ ग्रो करती है, ज़्यादातर केसेस में फंजाई जो है उसका हाइफा किसी प्लांट के अंदर या किसी और होस्ट के अंदर इन्फेक्शन करता है। तो जब ये किसी प्लांट में या किसी वेजिटेटिव सेल के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर एंटर कर जाता है फंगल हाइफा, तो वो उस कंप्लीट प्लांट टिश्यू को डैमेज कर देता है, उसमें इन्फेक्शन कर देता है। और वहाँ पर जब ऑलरेडी फंगल हाइफा के अंदर इन्फेक्शन होगा या प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो ट्रांसमिशन जो है प्लांट से फंगल हाइफा में या फंगल हाइफा से प्लांट के अंदर जा सकता है। इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस में इंक्लूडेड है तो पोलन ग्रेन के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिशन करेंगे, अदरवाइज किसी इन्फेक्टेड प्लांट पर जाकर के बैठे हैं, अटैच्ड हैं, रुके हुए हैं और या ट्रांसफ़र होकर के किसी दूसरे प्लांट पर जाएंगे तो वहाँ से उनका वायरस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन थ्रू एग्रीकल्चर टूल्स। जो भी हमारे कृषि के औजार होते हैं, जैसे आजकल तो फिर भी मॉडिफाइड थोड़ी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, नहीं तो पहले जो लकड़ी के हल वगैरह थे वो अगर किसी इन्फेक्टेड फील्ड एरिया से निकले थे तो वो जिस दूसरे फील्ड एरिया के अंदर जाएंगे वहाँ पर वो इन्फेक्शन कर सकते हैं और उसके थ्रू वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। ये तो था कि ट्रांसफ़र मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे कैसे जाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो वायरस का इन्फेक्शन जो है उसके होने के बाद प्लांट के अंदर ऐसे कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्लांट में वायरल का इन्फेक्शन हुआ है। एक होता है, इसको सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल सिम्टम्स, देन इंटरनल सिम्टम्स एंड देन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। एक्सटर्नल सिम्टम्स का मतलब होता है कि पौधे को बाहर से देखने पर, किसी भी प्लांट को एक्सटर्नली हम अगर देखें तो उसको देखने पर ही हमें पता चल जाए कि उस प्लांट के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम TMV देखें तो टैबेको मोज़ेक वायरस ऑलरेडी टैबेको
जो लीफ है उसमें इन्फेक्शन करता है, और जब टैबेको का इन्फेक्शन होता है तो मोज़ेक फॉर्म होती है। मोज़ेक मतलब चितकबरापन आ जाता है। उसमें क्या होगा कि लीफ का जो क्लोरोफिल है, टैबेको लीफ का जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्लोरोसिस हो जाता है, पत्ती हरे से सीधे वाइट और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। वेन क्लियरिंग का मतलब है कि लीफ के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है मिडरिब के साथ, ठीक है, जो शिराएँ पाई जाती हैं वो बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है। लीफ येलोइंग हो जाती है, पीली पड़ जाती है, येलो और वाइट पिस्टल्स बन जाते हैं, कुछ धब्बे बन जाते हैं सफ़ेद और पीले कलर के। इसके कारण हमें पता चल जाता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का चेंजेस हुआ है, ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इंटरनल सिम्टम्स की बाहर से देखने पर तो प्लांट बिल्कुल आपको फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है, लेकिन उसकी कुछ केमिकल चेंजेस के कारण या कुछ इंटरनल चेंजेस के कारण प्लांट के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, जिसमें जैसे लीफ डिसऑर्टेशन का मतलब होता है कि जो लीफ है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड और मुड़ी हुई, गुथी हुई सी हो जाती है। लीफ का साइज़ नॉर्मल लीफ से छोटा हो जाता है, और या फिर वो पूरी तरीके से गुथी हुई या ट्विस्टेड दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं लीफ डिसऑर्टेशन। हाइपरट्रॉफी, अगर कई बार हाइपरट्रॉफी का मीनिंग होता है कि अतिवृद्धि होना। अतिवृद्धि जैसे वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो लीफ और स्टेम और फ्लावर, इन तीनों में से कोई भी पार्ट सोलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फूल करके मोटा हो जाता है, अतिवृद्धि इसे बोला जाता है। तो ये तब होता है जब वायरस का इन्फेक्शन बहुत सीवियर केसेस में देखने को मिलता है, जब लीफ पार्ट फूल करके मोटा हो गया है, या जो फ्लावर है वो फ्लावर बिल्कुल ट्विस्टेड हो गया है, बड जो है उसका साइज़ नॉर्मल से बहुत छोटा हो गया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, फूल करके मोटी हो गई है, और उसका शेप जो है वो बुरी तरीके से चेंज हो गया है। बुशी स्टंट का मतलब है कि अगर वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो प्लांट का साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ से बहुत छोटा रह जाता है, जो कि बड़ा प्लांट बनने वाला था उससे बहुत छोटा रह जाता है, और एक झाड़ जैसा वो दिखने लग जाता है। तो इसे हम इंटरनल सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल मतलब जो प्लांट के अंदर केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, कीमोटैक्टिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है उसमें फिनॉलिक सिक्रीट हो रहा है, कोई भी प्लांट जो है वो जब भी, जैसे डाइकॉट प्लांट, तो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर तो फिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता, लेकिन डाइकॉट प्लांट के अंदर जो फिनॉल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। तो जब ये फिनॉल्स बनती है तो ये प्लांट के लिए तो हेल्पफुल रहता है, लेकिन अगर ये फिनॉल्स सिक्रीट हो जाए बाहर से तो उसके कारण कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस क्या करता है, फिनॉल्स के सिक्रीशन के कारण, ये एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है, और ये फिनॉल्स के सिक्रीशन के कारण एक्टिवेट हो जाता है और प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ कर देता है। तो कुछ सिम्टम्स जो हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स फिनॉल के सिक्रीशन से एक्टिवेट होते हैं, और ये प्लांट के मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर देते हैं, और मॉर्फोलॉजी में चेंज करके प्लांट के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ कर देते हैं। तो यहाँ तक था हमारा सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।